नमस्कार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक 10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ दिन दहाड़े दो लड़कों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है और दुष्कर्म करने के बाद नाबालिग को पास में ही स्थित एक 30 फीट ऊंचे पुल पर से नीचे फेंक दिया जाता है। वहीं जब पुलिस के द्वारा इस घटना की पूरी जांच पड़ताल की जाती है तो पूरे मामले की सच्चाई कुछ और ही निकलती है। दरअसल ग्वालियर जिले के डबरा सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक नाबालिग जो कि 10वीं कक्षा की छात्रा थी, वह नाबालिग छात्रा अपने परिवार के साथ किराए पर मकान लेकर रहती थी। नाबालिग छात्रा 10वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए प्रतिदिन अपने घर से कुछ ही दूरी पर स्थित कोचिंग जाया करती थी। 29 जनवरी 2024 को प्रतिदिन की तरह ही नाबालिग छात्रा अपने घर से पढ़ाई करने के लिए कोचिंग की तरफ निकलती है और जब वह आधे रास्ते में पहुंच जाती है तो वहीं रास्ते में नाबालिग के परिचित दो लड़के जो कि खुद भी छात्र थे, बॉबी रावत और सत्येंद्र कुशवाहा मिलते हैं और नाबालिग रास्ते में रुककर उनसे बातें करने लगती है। जिसके कुछ देर बाद बॉबी रावत और सत्येंद्र कुशवाहा नाबालिग को जबरदस्ती अपनी बाइक पर बिठाते हैं और एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं और वहीं पर दोनों नाबालिग के साथ बारी बारी से दुष्कर्म करते हैं। लेकिन जब नाबालिग के द्वारा इस बात का विरोध किया जाता है तो वह दोनों नाबालिग को डरा धमकाकर उसके भाई को जान से मारने की धमकी देते हैं और रेप करने के बाद वह दोनों नाबालिग को उठाते हैं और वहीं पास में ही स्थित एक 30 फीट ऊंचे पुल से नाबालिग को उठाकर नीचे फेंक देते हैं, जिसके बाद वह दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। इतने ऊंचे पुल से फेंके जाने के कारण नाबालिग छात्रा को काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटें आती हैं। घटना के कुछ देर बाद जब कुछ लोग उस पुल के पास से गुजरते हैं तो वो नाबालिग को पुल के नीचे बेहोश पड़ा हुआ देखते हैं। नाबालिग को बेहोशी की हालत में देखने के बाद उन लोगों के द्वारा पुलिस को नाबालिग के बेहोश पड़े होने की सूचना दी जाती है और पुलिस को जब इस घटना की जानकारी मिलती है तो पुलिस भी बिना देरी किए तत्काल ही मौके पर पहुंच जाती है और नाबालिग को बेहोशी की हालत में देखकर तुरंत ही उसे अस्पताल ले जाकर भर्ती करवाती है, जहां अस्पताल के द्वारा नाबालिग का इलाज शुरू किया जाता है। नाबालिग इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण उसे काफ़ी गहरी चोटें आई थी। नाबालिग की रीढ़ की हड्डी के साथ ही उसके दोनों पैरों की हड्डियां भी टूट चुकी थी और नाबालिग अस्पताल में बेहोशी की हालत में भर्ती थी। क्योंकि नाबालिग बेहोश थी इसलिए पुलिस के द्वारा भी नाबालिग के होश में आने का इंतजार किया जा रहा था। वहीं घटना के 3 दिन बाद पुलिस का इंतजार खत्म होता है और नाबालिग को होश आ जाता है। नाबालिग के होश में आते ही पुलिस तुरंत ही अस्पताल पहुंच जाती है और अस्पताल पहुंचकर नाबालिग छात्रा के बयान लेती है, जिसमें नाबालिग पुलिस को बताती है कि 29 जनवरी 2024 वह सुबह 7:30 बजे अपने घर से कोचिंग जाने के लिए निकली थी। तभी रास्ते में उसके दो परिचित बॉबी रावत और सत्येंद्र कुशवाहा मिलते हैं, जो कि एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। उसके बाद उसे 30 फीट ऊंचे पुल से नीचे फेंककर भाग जाते हैं, जिसके बाद पुलिस के द्वारा नाबालिग के परिजनों से इस घटना के बारे में पूछताछ की जाती है। तो नाबालिग की माँ पुलिस को बताती है कि मेरी बेटी के साथ गलत काम करने के बाद दोनों लड़कों ने इतनी बेरहमी से उसे इतने ऊंचे पुल से नीचे फेंक दिया और इसलिए आज मेरी बेटी इतनी ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं उसके शरीर के कुछ हिस्सों में बहुत ही ज़्यादा गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद इस घटना में पुलिस के द्वारा नाबालिग पीड़िता और उसकी मां के बयानों के आधार पर बॉबी रावत और सत्येंद्र कुशवाहा दोनों लड़कों पर दुष्कर्म, अपहरण, गैंगरेप, मारपीट और जान से मारने का प्रयास करने के लिए प्रकरण दर्ज कर लिया जाता है और इस मामले में पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री शर्मा के नेतृत्व में एक टीम बनाई जाती है और इसी पुलिस टीम के द्वारा बॉबी रावत और सत्येंद्र कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद पुलिस के द्वारा इस घटना के संबंध में इन दोनों से पूछताछ शुरू की जाती है। तो पुलिस के द्वारा की जा रही पूछताछ में बॉबी रावत के द्वारा
एक काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला बयान दिया जाता है, जिसमें बॉबी रावत पुलिस को बताता है कि उसने किसी का भी रेप नहीं किया है और पता नहीं क्यों नाबालिग झूठ बोल रही है, क्योंकि नाबालिग ने उसके साथ हुए दुष्कर्म का जो समय बताया है उस वक्त हम घटनास्थल पर नहीं थे और अपनी कोचिंग के द्वारा करवाए जा रहे टेस्ट को देने के लिए उस समय कोचिंग में उपस्थित थे और उस वक्त में अपना टेस्ट दे रहा था। वहीं इस घटना के बाद बॉबी रावत को गिरफ्तार किए जाने से बॉबी के परिजनों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जाहिर की जाती है और जिसके बाद बॉबी रावत के परिजन 2 फरवरी 2024 को इस घटना से संबंधित कुछ साक्ष्यों को साथ लेकर ग्वालियर जिले के पुलिस अधीक्षक से मिलते हैं और पुलिस अधीक्षक के सामने अपने द्वारा लाए गए साक्ष्यों को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि हमारा बेटा बॉबी रावत ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है और यह सब झूठ है। हमारे बेटे को इस दुष्कर्म के मामले में जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। इसके साथ ही बॉबी रावत के परिजनों ने यह भी बताया कि नाबालिग के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म की घटना सुबह के समय हुई है, लेकिन उस वक्त हमारा बेटा बॉबी घटनास्थल के आसपास भी नहीं था और वह अपनी कोचिंग में अपना टेस्ट दे रहा था। और यह बात केवल हम नहीं कह रहे, बल्कि हमारे बेटे के साथ कोचिंग में पढ़ने वाले कई विद्यार्थी भी कह रहे हैं। जिसके बाद बॉबी रावत के परिजनों की बातें सुनकर पुलिस अधीक्षक ने बॉबी पर लगाए गए आरोपों की वजह पूछी, तो इस पर बॉबी रावत के परिजनों का कहना था कि हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है और हमारे बेटे बॉबी रावत को जबरदस्ती इस मामले में क्यों फंसाया जा रहा है। बाकी हमें बस इतना पता है कि हमारा बेटा बॉबी किसी का भी रेप नहीं कर सकता और वह बिल्कुल निर्दोष है। हमारे पास इस बात के साक्ष्य भी मौजूद हैं कि हमारा बेटा बॉबी गलत नहीं है। जिसके बाद बॉबी रावत के परिजनों की बातें सुनकर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उन्हें भरोसा दिलाया जाता है कि आपने पुलिस को जो भी बातें बताई हैं उन बातों के आधार पर पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की गंभीरता और निष्पक्षता से जांच की जाएगी और पुलिस की जांच में जो भी बातें सामने आएंगी हम इस पर जरूरी कार्रवाई करेंगे। जिसके बाद ग्वालियर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इस पूरी घटना की दोनों तरफा जांच करने के लिए एक टीम बनाई जाती है, जिस टीम की कमान एसपी साहब के हाथों में दी जाती है। वहीं पुलिस के द्वारा बनाई गई टीम को इस मामले पर कुछ संदेह था, इसलिए पुलिस के द्वारा इस मामले में दूसरे पक्ष की ओर से भी जांच पड़ताल शुरू की जाती है और पुलिस के द्वारा की जा रही जांच में इस कहानी में एक नया और काफ़ी ज़्यादा हद तक चौंकाने वाला मोड़ आ जाता है। पुलिस को पता चलता है कि वाकई नाबालिग ने इस पूरी घटना की एक झूठी कहानी बनाई थी, क्योंकि जब पुलिस की टीम साक्ष्यों के आधार पर बॉबी रावत की कोचिंग में पूछताछ करने के लिए पहुंचती है, जिसके बाद पुलिस कोचिंग के संचालक से बॉबी रावत के बारे में पूछताछ करती है, तो कोचिंग के संचालक भी पुलिस को बॉबी रावत के कोचिंग में मौजूद होने से जुड़े सबूत देते हैं। कोचिंग संचालक के द्वारा पुलिस को बताया जाता है कि घटना वाले दिन 29 जनवरी 2024 को बॉबी रावत कोचिंग में ही उपस्थित था और अन्य विद्यार्थियों के साथ हमारी कोचिंग के द्वारा करवाया जा रहा टेस्ट दे रहा था। इसके साथ ही बॉबी के साथ पढ़ने वाले अन्य विद्यार्थी भी पुलिस को घटना वाले दिन कोचिंग में उपस्थित होने की जानकारी देते हैं। जिसके बाद पुलिस के द्वारा कोचिंग के संचालक से कोचिंग सेंटर के परिसर में लगे हुए कैमरों की घटना वाले दिन की वीडियो फुटेज दिखाने के लिए कहा जाता है, तो कोचिंग संचालक के द्वारा भी तुरंत ही पुलिस की टीम को घटना वाले दिन और समय की फुटेज दिखाई जाती है और कोचिंग में लगे कैमरों की फुटेज में पुलिस देखती है कि घटना वाले दिन और समय पर बॉबी वाकई में अपनी कोचिंग में ही मौजूद था और अपनी कोचिंग में अपना टेस्ट भी दे रहा था। जिसके बाद धीरे धीरे पुलिस के सामने इस झूठी कहानी का सच सामने आने लगा था और पुलिस को और ज़्यादा शक होने लगता है। जिसके बाद पुलिस की टीम नाबालिग के घर पहुंचती है और नाबालिग के घर के पास ही लगे एक कैमरे से घटना वाले दिन की वीडियो फुटेज देखती है। जिसके बाद नाबालिग के द्वारा रची गई इस झूठी कहानी का पूरा सच पुलिस के सामने आ जाता है, क्योंकि नाबालिग के घर के पास लगे हुए कैमरे में नाबालिग कोचिंग के लिए
अपने घर से ही सुबह 8:20 पर निकलते हुए दिखाई देती है, जबकि नाबालिग के द्वारा दिए गए बयान के आधार पर 29 जनवरी 2024 घटना वाले दिन नाबालिग के साथ दुष्कर्म सुबह 7:30 बजे हुआ था और इन दोनों ही समयों पर बॉबी रावत घटना स्थल पर नहीं बल्कि अपनी कोचिंग में मौजूद था, जिसके बाद पुलिस का शक और बढ़ जाता है। जब नाबालिग अपने समय पर घर से नहीं निकली और बॉबी रावत घटना स्थल पर नहीं था तो रेप कैसे हो सकता है। इसके बाद पुलिस तत्काल ही जिस अस्पताल में नाबालिग का इलाज चल रहा था उस अस्पताल में पहुंचती है और पुलिस नाबालिग से दोबारा पूछताछ करती है तो नाबालिग अपने दिए गए बयानों से तुरंत ही पलट जाती है और पुलिस को बताती है कि मैंने झूठ बोला था। नाबालिग ने कहा कि उसके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ है और उसने उन दोनों ही छात्रों को झूठे रेप केस में फंसाने के लिए यह पूरी कहानी बनाई थी। इसके साथ ही नाबालिग ने पुलिस को यह भी बताया कि जिस मकान में वह किराए से रहती है उस मकान के मकान मालिक दामोदर ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था, लेकिन दामोदर के कहने पर जब मैंने यह सब करने से मना कर दिया तो उसने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर तू ऐसा नहीं करेगी और अगर इस बारे में किसी को भी बताएगी तो मैं तुझे और तेरी माँ को अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। और इसी वजह से मकान मालिक दामोदर के कहने पर नाबालिग के द्वारा यह झूठी कहानी रची गई थी और बॉबी रावत और सत्येंद्र कुशवाहा को झूठे रेप केस में फंसाया गया था, जिसके बाद पुलिस नाबालिग के बयान लेकर अपनी जांच कर ही रही थी कि इसी बीच नाबालिग के द्वारा फिर से अपने बयानों को बदल लिया जाता है और फिर नाबालिग के द्वारा पुलिस को यह बताया जाता है कि कुछ लोगों के द्वारा उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था, जिसके कारण नाबालिग बहुत ही ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना से जूझ रही थी और इसी वजह से परेशान होकर घटना वाले दिन नाबालिग ने अपने खुद ही उस 30 फुट ऊंचे पुल से छलांग लगा दी थी। नाबालिग के बयान लेने के बाद पुलिस को यह जानकारी मिलती है कि सहरारपुर के पास रहने वाली एक प्रत्यक्षदर्शी महिला के द्वारा पुलिस को बताया जाता है कि घटना वाले दिन उसने नाबालिग को देखा था और नाबालिग घटना स्थल पर अकेली ही आई थी और कुछ देर पुल पर खड़े रहने के बाद नाबालिग ने अचानक ही उस पुल से नीचे छलांग लगा दी थी। वहीं पुलिस के द्वारा की जा रही जांच पड़ताल में पुलिस को ऐसा शक है कि शायद नाबालिग को अपना हथियार बनाकर उसके मकान मालिक दामोदर ने ही इस पूरे षड्यंत्र को रचा होगा। इसके साथ ही सच में मकान मालिक के द्वारा नाबालिग और उसकी मां को घर से बेघर करने की धमकी भी दी गई होगी। फिलहाल पुलिस के द्वारा अब इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस का कहना है कि पुलिस जांच में अगर मकान मालिक दोषी पाया जाता है तो मकान मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अब देखना होगा कि इस पूरी घटना की जांच में पुलिस के सामने और क्या क्या बातें निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। हमारी कोशिश है कि ऐसी घटनाओं को आपके सामने लाकर आपको सतर्क और सचेत किया जाए। यह वीडियो केवल शैक्षिक और जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। साथ ही हमारे चैनल की मंशा किसी भी व्यक्ति को बदनाम करने की नहीं है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।